पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जी न्यूज को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। उन्होंने जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी से खास बातचीत में दावा किया कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में इस बार परिवर्तन निश्चित है। अमित शाह ने ये भी कहा कि जय श्री राम तुष्टीकरण के खिलाफ आक्रोश वाला नारा है। जय श्री राम बंगाल के अंदर तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के खिलाफ आक्रोश है। यह नारा कभी नेता नहीं लगा सकते, नारा जनता लगाती है। अमित शाह ने इंटरव्यू के दौरान बंगाल में हिंसा के लिए लेफ्ट पार्टी और टीएमसी को निशाने पर लिया। यहाँ लंबे समय तक कम्युनिस्टों की शासन रहा, इसके कारण बंगाल की राजनीति में एक हिंसा की संस्कृति आई है। इतनी बड़ी मात्रा में परिवर्तन की आकांक्षा है कि गुंडे भी डरेंगे हिंसा करते हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में मुख्यमंत्री पद को लेकर भी बात साफ की। कहा कि अगर बीजेपी जीती तो बंगाल की माटी से ही जुड़ा कोई व्यक्ति बंगाल का मुख्यमंत्री होगा। जब हमारी सूची आएगी तब देखिएगा, आपको बिना कहे ही मंत्रिमंडल दिखाई पड़ जाएगा। मुख्यमंत्री तो बंगाली ही बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी पहुंचे। यहां उन्होंने बिप्लब बंगला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यहीं से पूर्व बर्धमान, कोलकाता से नॉर्थ 24 परगना और हुगली होते हुए मुर्शिदाबाद तक की साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदान को भी याद किया। बहुत प्रयास हुआ कि सुभाष बाबू को भुला दिया जाए, परंतु उनका कर्तृत्व, उनकी देशभक्ति और उनका सर्वोच्च बलिदान शायद कोई कितना भी प्रयास करे, पीढ़ियों तक भारतवासियों के जहन में जस का तस रहने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी कि आज 3 साइकिल यात्रा रवाना की गई हैं। एक का नाम नेताजी के नाम पर रखा गया, दूसरी यात्रा का नाम रास बिहारी बोस के नाम पर रखा गया और तीसरी साइकिल यात्रा स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के नाम पर निकाली गई। साइकिल यात्रा में शामिल लोग बंगाल के ग्रामीण इलाकों में जाएंगे और देश के महान क्रांतिकारियों के संदेश का प्रसार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया। छात्रों से कहा कि गुरुदेव ने एकता का जो संदेश दिया उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान देश को बदनाम करने वालों और हिंसा फैलाने वाले पढ़े लिखे लोगों पर भी वार किया। जो दुनिया में आतंक फैला रहे हैं, जो दुनिया में हिंसा फैला रहे हैं, उनमें भी कई हाईली एजुकेटेड, हाईली लर्नेड, हाईली स्किल्ड लोग हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना जैसी महामारी से दुनिया को मुक्ति दिलाने के लिए दिन रात अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। प्रधानमंत्री ने छात्रों को सफलता का मंत्र दिया। साथ ही ये कहा कि युवाओं को देश के बदलाव में भागीदार बनना चाहिए। जब तक भारत के युवा में नया करने का, रिस्क लेने का और आगे बढ़ने का जज्बा रहेगा, तब तक कम से कम मुझे देश की भविष्य की चिंता नहीं है। और मुझे जो देश युवा हो, 130 करोड़ आबादी में इतनी बड़ी तादाद में युवा शक्ति हो, तो मेरा भरोसा और मजबूत हो जाता है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद थे। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में आरोपी दिशा रवि को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिशा को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने कोर्ट से कहा कि वो 22 फरवरी को दिशा रवि के साथ सह आरोपी निकिता जेकब और शांतनु को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है। वहीं दिशा रवि की तरफ से जमानत की याचिका दाखिल की गई है। इसकी सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट में कल होगी। वहीं ग्रीक सिटी टाइम्स की खबर के मुताबिक खालिस्तान पर पाकिस्तान और टर्की से साजिश रची जा रही है। साथ ही टूलकिट मामले में जिस पीटर फ्रेडरिक का नाम आ रहा है, उसके खालिस्तानी संगठन और आईएसआई लिंक का भी खुलासा हुआ है। पीटर को पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम करने वाले भजन सिंह भिंडर उर्फ इकबाल चौधरी के साथ देखा गया था। ग्रीक टाइम्स के मुताबिक टर्की से ऑपरेट कर रहा अली केस्कर नाम का शख्स आईएसआई और टर्की इंटेलिजेंस के बीच अहम कड़ी है।
यूपी के उन्नाव में 2 नाबालिग दलित बेटियों की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी पुलिस ने इस मामले में सर्विलांस की मदद से विनय और एक नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया। आरोपी विनय ने पूछताछ में कबूल किया कि बुधवार की रात खेत में उसने ही लड़कियों को कीटनाशक मिला पानी पिलाया था। उसके घर में मौजूद खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक को उसके द्वारा पानी की बोतल में मिलाकर रखा गया था। विनय ने पानी की उस बोतल को अपनी उस दोस्त लड़की को दिया। पानी पीने के बाद लड़कियां बेहोश हो गईं और उनके मुंह से झाग आने लगा। पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपी विनय और नाबालिग लड़का दोनों पास ही के गांव के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों को लड़कियां पहले से जानती थीं। उसके द्वारा कन्फेशन किया गया है। उसके कन्फेशन के मुताबिक लॉकडाउन के समय से उसका इनमें से एक बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों बच्चियां एक साथ खेतों पर अपने काम से जाती थीं, चारा काटने के लिए और लकड़ी बटोरने के लिए जाती थीं। ये मामला उन्नाव के बबुरहा का है, जिसमें 2 नाबालिग बेटियों की मौत हो चुकी है, जबकि तीसरी बेटी का इलाज कानपुर के रिजेंसी अस्पताल में चल रहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटों में 3 आतंकवादी घटनाओं में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 3 आतंकवादी मारे गए। एक नागरिक भी घायल हुआ है। श्रीनगर के बारजूला इलाके में शिव शक्ति मिष्ठान भंडार पर आतंकवादी के हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इसमें एक आतंकी गोली चलाता हुआ देखा जा सकता है। इस हमले में दुकान पर खड़े 2 पुलिसकर्मी कांस्टेबल सुहेल अहमद और मोहम्मद यूसुफ शहीद हो गए हैं। शिव शक्ति मिष्ठान भंडार पर हमला करने वाले आतंकी का नाम शाकिब मंजूर है। वह आशा के साथ कि डॉक्टर साहब बहुत प्रयास किए उनको सर्वाइव कराने के लिए, लेकिन दोनों मार्टेड हो गए। कुल एक ऑर्डिनरी एक्ट है मिलिटेंट का, और इस एक्ट से पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्स को और मन से काम करने का एक प्रेरणा मिलती है। 2 दिन पहले 17 फरवरी को श्रीनगर के हाई सिक्योरिटी जोन में स्थित कृष्णा ढाबे पर आतंकवादी हमला हुआ था। हमले में ढाबे के मालिक का बेटा घायल हो गया था। पुलिस ने 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। केस को सॉल्व कर दिया, तीनों को अरेस्ट कर लिया। वेपन्स जो पिस्टल हो गया है, रिकवरी हो गया है, बाइक भी रिकवरी हो गया है और कन्फेस भी कर लिया, जिसका हम लोग वीडियो बना कर रखे हुए हैं। ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट करेंगे। ये बहुत बड़ी काम है पुलिस के लिए। कृष्णा ढाबे पर हमले की जिम्मेदारी मुस्लिम जाबाज फोर्स नाम के आतंकवादी संगठन ने ली थी और धमकी दी कि जो हिंदू कश्मीर का डोमिसाइल लेने की कोशिश करेगा वो उसका निशाना होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ पर लिखी पुस्तक नेशन फर्स्ट द हिस्ट्री ऑफ सीआरपीएफ का विमोचन किया। सीआरपीएफ के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने पुलवामा की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब भारत ने पाकिस्तान को हमले के बाद करारा जवाब दिया। एक साथ 40 जवान हमारे सीआरपीएफ के एक ही घटना में शहीद हुए थे। पहली बार होगा कि भारत ने इसका समुचित जवाब देकर सीआरपीएफ के जवानों की जो बलिदान हुआ था उसको व्यर्थ नहीं जाने दिया। गृहमंत्री ने इस दौरान संसद की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ जवानों के बलिदान को भी याद किया। हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हुआ उस वक्त भी शायद मुस्तैद सीआरपीएफ के जवान न होते तो देश को बहुत शर्मसार होना पड़ता। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की बातचीत होगी। मोल्दो में ये बातचीत पूर्वी लद्दाख के डिप्सांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से सैनिकों की वापसी को लेकर होगी। पैंगोंग लेक इलाके से सैनिकों की वापसी पर सहमति के बाद भारत और चीन पहली बार बातचीत करने जा रहे हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक पैंगोंग के दक्षिणी और उत्तरी किनारे से चीन की सेना की वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सूत्रों का कहना है कि दोनों देश पैंगोंग लेक इलाके से सैनिकों की वापसी की समीक्षा भी करेंगे। वहीं चीन ने आधिकारिक तौर पर पहली बार माना है कि गलवान घाटी में पिछले साल जून में भारतीय सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में उसके 4 सैनिक मारे गए थे। चीन जिन सैनिकों के मारे जाने की बात कर रहा है उनमें से सिर्फ 2 सैनिकों की तस्वीर ही चीन की मीडिया में दिखाई जा रही है। राजस्थान के पोखरण में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना का सफल परीक्षण हुआ। इसे ध्रुव हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया। मिसाइल ने 7 किलोमीटर दूर टारगेट को ध्वस्त कर दिया। हेलेना तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली है, जिसे नाग के नाम से भी जाना जाता है। हेलेना टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली है जो सभी मौसम में दिन रात कभी भी लक्ष्य पर निशाना लगाने में सक्षम है।
इस नाग मिसाइल की तुलना चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वायर गाइडेड HJ-8 या होंगजियान 8 सिस्टम और पाकिस्तान के बाक लेजर गाइडेड मिसाइल के साथ की जाती है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ऐसा रॉकेट होता है जिसे गाइड करके निशाने पर साधा जाता है। इस इंफ्रारेड मिसाइल को DRDO ने विकसित किया है। राजस्थान में नागौर जिले के मकराना से एक इमाम का वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो 12 फरवरी को जुमे की नमाज के बाद का है। इसमें इमाम शमसुद्दीन कादरी ने मस्जिद के मुसलमानों को मोदी सरकार के खिलाफ डराने की कोशिश की। डर दिखाकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मकराना रैली में भीड़ जुटाने की अपील भी की। 13 फरवरी को सुबह 11 बजे अपने काम वगैरह बंद करके राज पब्लिक स्कूल के पास सभा स्थल पर पहुंच करके अपनी जिंदा दिली का सबूत पेश करें और एकजुटता का परिचय दें। ये इसलिए भी जरूरी है कि आपके सर पर 2025 की तलवार लटक रही है। 13 फरवरी को राहुल गांधी ने राजस्थान के रूपनगढ़ और मकराना में किसान महापंचायत की थी। इसी महापंचायत में मुसलमानों की भीड़ जुटाने के लिए मौलाना ने श्री राम मंदिर पर भी विवादित बयान दिया था। तो मैं पूछता हूं कि मंदिर आपको बनाना चाहिए? बोलिए बोलिए, बनाना चाहिए? क्या जवाब देंगे आप? गुंजाइश है इस्लाम में। मौलाना के विवादित बयान के बाद JDU ने कांग्रेस पार्टी को घेरा। कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने का दावा और वादा करती है और उसके द्वारा इस तरह के भीड़ जुटाने के जो कार्यक्रम हैं वो निंदनीय हैं, असहनीय हैं, आपत्तिजनक हैं। मौलाना शमसुद्दीन कादरी ने मामला तूल पकड़ने के बाद सफाई दी। रांची की जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जमानत के लिए लालू यादव के वकील ने दलील दी कि लालू यादव 3.5 साल जेल में काट चुके हैं, जिसके आधार पर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। लेकिन अदालत लालू यादव के वकील की दलील पर सहमत नहीं हुई। अदालत ने कहा कि आधी सजा यानी 3.5 साल होने में 2 महीने अभी बाकी हैं। अदालत ने लालू यादव को 2 महीने बाद नई जमानत याचिका दायर करने को कहा है। लालू यादव दुमका ट्रेजरी मामले में 7 साल की सजा काट रहे हैं। दिल्ली में रेप के मामलों में सबसे ज्यादा आरोपी परिवार के लोग या फिर करीबी ही होते हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2020 तक रेप के मामलों में सबसे ज्यादा 44% आरोपी पीड़िता के परिवार के लोग या पारिवारिक दोस्त ही थे। वहीं रेप के 26% मामलों में आरोपी पीड़िता के जानकार ही थे। रेप के 14% मामलों में आरोपी पीड़िता के रिश्तेदार निकले। 12% मामलों में आरोपी पीड़िता के पड़ोसी थे, जबकि रेप के केस में सिर्फ 2% आरोपी ही ऐसे निकले जिनकी पीड़िता से कोई जान पहचान नहीं थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2019 में सिर्फ 23% आरोपियों को ही सजा मिली और 2020 में रेप के मामलों में गिरावट आई और 1699 मामले दर्ज किए गए। 2020 में देश भर में रेप के मामलों में 28% लोगों को सजा मिली। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने की डेडलाइन 15 मई 2021 कर दी है। व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जनवरी में ही लागू करना चाहता था, लेकिन भारत समेत दुनिया भर में हुए विरोध के बाद कंपनी ने इसे 15 मई तक के लिए टाल दिया है। दरअसल व्हाट्सएप अपनी विवादित पॉलिसी को लागू करने के लिए इसमें कुछ नए फीचर्स जोड़ रहा है। व्हाट्सएप के प्रवक्ता का कहना है कि हम सरकार के साथ बराबर संपर्क में हैं। हमने अवगत कराया है कि हम भारत में व्यक्तिगत बातचीत की गोपनीयता की रक्षा जारी रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि व्हाट्सएप सभी के इस्तेमाल के लिए एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म बना रहे। व्हाट्सएप का दावा है कि नए अपडेट के मुताबिक व्हाट्सएप में बिजनेस के साथ चैटिंग या शॉपिंग का नया तरीका मिलेगा और ये पूरी तरह से वैकल्पिक होगा। व्हाट्सएप ने साफ किया है कि नए अपडेट से लोगों की निजी चैट की प्राइवेसी में कोई बदलाव नहीं आएगा और ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेगा, जिससे कंपनी इसे पढ़ या सुन नहीं पाएगी। नई पॉलिसी के बारे में बताने के लिए व्हाट्सएप बैनर जारी करेगा, जिससे यूजर्स को नई पॉलिसी के बारे में जानकारी मिले। उत्तराखंड आपदा में लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। आज धौली गंगा के निचले हिस्से से एक शव मिला है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 62 हो गई और 140 लोगों की तलाश अब भी जारी है। आज आईटीबीपी के प्रमुख SS देसवाल ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत बचाव काम का जायजा लिया। आईटीबीपी के प्रमुख ने पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण भी किया। साथ ही रैडी गांव भी गए, जो सैलाब की वजह से दूसरी जगहों से कट गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल को एक साथ कई सौगात दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन परियोजनाओं की शुरुआत की उसमें पुगलुर त्रिशूर पावर ट्रांसमिशन परियोजना और कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जरिए दुनिया को एक साथ लाया है। In the last 6 years, India's solar energy capacity is up 13 times. प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुवनंतपुरम में स्मार्ट सड़क परियोजना के अलावा एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की आधारशिला भी रखी। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.